दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी आगामी एनएमएस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019, 2020 और 2021 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने 2009 से लेकर 2018 तक के प्रश्नों का हल देख लिया है और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में उससे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन आपके पास है पुतली पर, कार्निया पर, रेटिना पर या फिर आइरिस पर। सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो, और नहीं आता है तो आप गेस कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो 97 नंबर का बच्चों राइट आंसर होगा रेटिना पर मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 98 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आभासी, सीधा और छोटा। किसी भी अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा तो वो आभासी, सीधा और उल्टा होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल है। अब द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल, डेनियल सेल, उल्टी सेल। तो द्वितीयक सेल के अंतर्गत बच्चों आता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो है दोबारा चार्ज किया जा सके, एक बार यूज करने के बाद पुनः उसको चार्ज किया जा सके तो पुनः उसको यूज में लाया जा सके। लेकिन शुष्क सेल जो होते हैं, डेनियल सेल होता है, उल्टी सेल होता है, ये बच्चों प्राथमिक सेल होते हैं और प्राथमिक सेल को हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज किया उसके बाद उसको फेंकना ही पड़ेगा, बेकार हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप घड़ी में सेल डालते हो या रेडियो में जो सेल पड़ता है, टार्च में सेल पड़ते हैं, ये सारे सेल जो हैं प्राथमिक सेल होते हैं। सीसा संचायक सेल को आप बैटरी से जोड़ सकते हैं। इसके बाद है 100 नंबर प्रश्न, यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻x जूल हो। अब यहाँ पर देखो 10 की घात x जो है लिखा गया है, पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा। तो 1 किलोवाट घंटा बच्चों बराबर होता है 3.6 × 10⁻6। 10 की पावर कितना होता है, 6 होता है। तो x की जगह पर 6 होना चाहिए। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, x बराबर 6 आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा और इसको आप याद कर लीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6। इसके बाद है चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य में अधिकतम होता है, सब जगह समान होता है, किनारों पर अधिकतम होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका बच्चों सही जवाब है जो किनारों पर सर्वाधिक होता है, किनारों पर अधिकतम होता है। थर्ड नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो आपका चुंबक होता है उसका चुंबकत्व अर्थात आकर्षण क्षमता, खींचने की क्षमता जो होती है वो सिरों पर ज़्यादा होती है और मध्य में सबसे ज़्यादा कम होती है। अर्थात जैसे जैसे हम सिरों से पीछे आएंगे, बीच में आएंगे, तो वहाँ पर जो है आपकी चुंबकत्व क्षमता जो है घटती जाती है और सिरों की तरफ जाते हैं तो बढ़ती जाती है। यानी सिरों पर सबसे ज़्यादा होती है और मध्य में सबसे कम जो है चुंबकत्व होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 102 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः V1 बराबर 1 घन सेंटीमीटर तथा V2 बराबर 1 मिलीमीटर हो तो क्या संबंध सही होगा। पहला संबंध है V1 = V2 और दूसरा संबंध है V1 = लेस दैन V2 और V1 लेस दैन V2 और फोर्थ ऑप्शन है V1 ग्रेटर दैन V2। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखो ठोस का जो भाग है वो 1 घन सेंटीमीटर है और जो द्रव का भाग है वो 1 मिलीमीटर है, मिलीलीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो क्रियाएं हैं, दोनों जो मान दिए गए हैं वो दोनों बराबर हैं। तो इसमें V1 बराबर V2 आप कह सकते हो, क्योंकि ये ठोस है और ठोस को घन सेंटीमीटर में ही मापते हैं और जो द्रव होता है उसको मिलीलीटर में मापते हैं।
तो यूनिट आपकी समान है और मान भी आपका समान दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन आपके पास है केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों कोयला एवं पेट्रोलियम। तो इसका बच्चों सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोनों कोयला एवं पेट्रोलियम। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वह होते हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद पुनः उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर आपकी प्राकृतिक गैस हो गई। तो ये सारे ईंधन जो होते हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 104 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण दाब क्या होता है? द्रव के कारण दाब में वृद्धि होती है। ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे ऊपर से द्रव का दबाव बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बटन निर्देशों को प्रोसेसर तक प्रयुक्त होती है? अर्थात ऐसी बटन जिसके द्वारा हम प्रोसेसर तक अपनी निर्देशों को पहुंचाते हैं, तो वो होता है बच्चों एंटर बटन। कोई भी कमांड आपको कंप्यूटर में देना है तो एंटर बटन को दबाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके बाद है NMMS एग्जाम 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न कहता है कि रिक्टर स्केल किसको मापता है? रिक्टर स्केल समय को मापता है, दूरी, भूकंप या चाल। तो बच्चों सही जवाब है भूकंप की तीव्रता मापता है ये रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 107 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ये क्वेश्चन हर सेट में लगभग पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष जो है बच्चों दूरी का मात्रक होता है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीप्त पिंड है? अब इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। प्रदीप्त पिंड की बात की गई है। प्रदीप्त कहे और चाहे अदीप्त कहे, ध्यान रखिएगा। प्रदीप्त या फिर अदीप्त, अदीप्त और प्रदीप्त में कोई अंतर नहीं, सेम वही बात है। ठीक, तो अदीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं वह होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह दूसरे की प्रकाश से जो है चमकते हैं। तो इसमें आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। बाकी आपका सूर्य, वैद्युत लैंप, मोमबत्ती की ज्वाला, इन सब के पास स्वयं का प्रकाश होता है और ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तो स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो आपकी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कैसी? दीप्त वस्तुएं। और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता वह अदीप्त कहलाती हैं या प्रदीप्त कहलाती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 109 नंबर प्रश्न, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि बच्चों निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं यानी जो अंतरिक्ष यात्री होती हैं उनको आपस में बातचीत करते हुए नहीं देखा गया, मतलब वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती। 110 नंबर प्रश्न कहता है कि वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं। तो इसका बच्चों सही जवाब क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखो, जो वस्तुएं अपने से प्रकाश को आसानी से आर पार जाने देती हैं तो वो पारदर्शी होती हैं, आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 की किताब में। और जो आंशिक रूप से प्रकाश को जाने देती हैं वो पारभासी कहलाती हैं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसी वस्तुएं जो अपने आर पार प्रकाश को जाने ही नहीं देती तो वो आपकी अपारदर्शी होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? अब ये कौन सा बल है जो संपर्क बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें बच्चों हो जाएगा घर्षण बल जो होता है वो संपर्क बल होता है। घर्षण बल दो वस्तुओं के जो है संपर्क के कारण ही लगता है। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? अब देखो, समझो इस प्रश्न को। आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति होती है 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो 1 सेकंड में 10 जो है दोलन करता है, तो 4 सेकंड में कितना करेगा? 4 गुणे 10 अर्थात 40। तो 40 इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
113 नंबर प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। तो इसमें देखो, एक दर्पण है, उस पर अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर आपतित हो रही किरण। तो जब 90 डिग्री पर आपतित होगी तो पुनः ये फिर वापस हो जाएगी, ठीक, यानी उसका पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, पुनः परावर्तित हो जाएगी। तो इस दशा में एक भी डिग्री का इस कोण पर यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अपरावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 115 नंबर प्रश्न है, एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, या गीला फर्श खुरदरा हो जाता है। तो फर्श गीला होने से खुरदरा थोड़ी ना होगा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। गीला फर्श विद्युत आघात कर सकता है, तो ये हो सकता है, लेकिन इससे विशेष संबंध नहीं रखता है। गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, इसलिए पैर फिसलने की संभावना रहती है, तो उस पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। इसके बाद है 116 नंबर प्रश्न, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये दाब होता है। ये थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। दाब P बराबर होता है F/A। F जहाँ पर बल है और A आपका क्षेत्रफल है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब कहलाता है। इसके बाद है NMS एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न कहता है कि पास्कल मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। ये बच्चों होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व और आयतन न्यूनतम होता है। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो ये बच्चों होती है विक्षेपण। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऑप्शन में वर्ण विक्षेपण मिलता है तब भी आप यही लगाएंगे। 120 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है बच्चों पीत बिंदु पर बनता है, येलो पॉइंट पर। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो बच्चों सही जवाब है सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? अब यही प्रश्न आपका देखो 2019 में पूछा गया था और इसके बाद 2021 में आ गया। तो प्राथमिक सेल बच्चों कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो ओल्टी सेल, शुष्क सेल और बटन सेल, ये सारे सेल जो हैं आपके प्राथमिक सेल हैं। लेकिन सीसा संचायक सेल जो आपका है ये आपका तृतीयक सेल है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सीसा संचायक सेल ये प्राथमिक सेल नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 123 नंबर प्रश्न, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट विभवांतर है। तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो इसमें आपका ओम का नियम लगेगा। ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, V बराबर IR। अब यहाँ पर समझिएगा V क्या है? V आपका विभवांतर है। विभवांतर 1.5 दिया गया है, तो V की जगह पर 1.5 रखेंगे। बराबर I का मान ज्ञात करना, धारा का मान होगा तो धारा का मान ज्ञात करना, तो I लिख देंगे। R का मान 3 प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध जो है 3 ओम दिया गया है, तो यहाँ पर गुणे में 3 कर देंगे। अब जब I का मान निकालेंगे तो 3 बराबर के इधर आएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे I बराबर 1.5 बटे में 3, ठीक। अब इसको जब काटेंगे तो आएगा 0.5, ठीक। I बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में 3, ऐसे काटेंगे तो 3 कम 3, 3 पचे 15 और 0.1 अंक पर, तो 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। 124 नंबर प्रश्न, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। ये भी प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया था। तो चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
और चुंबक में चुंबकत्व सबसे कम होता है, वो होता है मध्य में। 125 नंबर, सभी वेब एड्रेसेज इनमें से किससे शुरू होते हैं? तो सभी वेब एड्रेस जो होते हैं वो HTTP और ये स्लैश इससे आपका शुरू होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 126 नंबर, फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए ये सर्कल का इस्तेमाल होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। तो सिस्मोग्राफ यंत्र से बच्चों भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आशा है कि आप सभी लोग ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखे होंगे, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको और लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।